कभी कभी एक घर की दीवारों के बीच ऐसी सुस्त खामोशी बस जाती है जो हवा को भी अपनी छाप से रोक लेती है। ऐसे घरों में वक्त रुकता नहीं, लेकिन एक सच रुक जाता है। एक सच जो बेड के नीचे दबकर भी सालों तक चीख चीख कर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे सुनो। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome or welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज हम बात करने जा रहे हैं कहानी कम मिस्ट्री केस के बारे में, एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। ये केस है एक 21 साल की लड़की के बारे में जो सुबह अपने घर पे तो थी, लेकिन शाम होते ही गायब हो गई। ये केस है डोंबिवली के स्नेहल गवारे की। 20 जुलाई 2007 की सुबह डोंबिवली की नीनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सब कुछ यूजुअल था। स्नेहल गवारे, जो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी में इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, फिलहाल एक लेग इंजरी के चलते घर पर रेस्ट कर रही थी। उसके पेरेंट्स अपने अपने काम पर चले गए और स्नेहल घर में अकेली थी। सुबह 11 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था। स्नेहल ने अपनी माँ से भी बात की थी। सब कुछ नॉर्मल था, कोई टेंशन नहीं था, कोई डर नहीं, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी भी नहीं। और फिर शाम होने लगती है और शाम होते ही सब कुछ बदलने लगता है। स्नेहल की माँ घर वापस आती है तो वो ये देखती है कि दरवाज़ा ठीक से लॉक्ड होता है। हॉल में एक ग्लास पानी का रखा होता है, चप्पल अपनी जगह पर होती है, लेकिन स्नेहल गायब होती है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। स्नेहल की माँ स्नेहल को घर के हर कमरे में ढूंढती है, लेकिन स्नेहल कहीं नहीं मिलती। घर एकदम शांत होता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं रखी होती है, लेकिन स्नेहल गायब होती है। स्नेहल के ना मिलने पर स्नेहल की माँ डर गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मिसिंग कंप्लेंट भी लिखी गई और कार्रवाई शुरू की गई। घर से शुरुआत की, लेकिन घर पे कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। घर बिल्कुल साफ था, जैसे छोड़ा था वैसे ही था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसे किसी ने चेक ही नहीं किया था। स्नेहल का बेड बॉक्स। उस बेड के नीचे एक ड्रॉर जैसे स्पेस था, जिसे रूटीन में रेयरली ओपन किया जाता था। रात भर स्नेहल मिसिंग थी, लेकिन अगले दिन सुबह स्नेहल की माँ ने बेचैनी से बेड के ड्रॉर को खोला, और जैसे ही उन्होंने बेड के ड्रॉर को खोला, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ड्रॉर के अंदर स्नेहल की लाइफलेस बॉडी थी। उसके हाथ और पैर रोप से बांधे हुए थे, मुंह पर पट्टी थी और पोस्टमार्टम के मुताबिक उसकी डेथ अस्फेक्सिया से हुई थी। किसी ने स्नेहल की सांसें छीन ली थी, किसी ने उसे दबाकर मारा था, शायद बिना आवाज़ के। और सबसे पेनफुल फैक्ट तो ये थी कि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी की बॉडी उनके घर के अंदर ही छुपा रखी थी। जब क्राइम ब्रांच वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ नोट की। घर में स्ट्रगल के कोई मार्क्स नहीं, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई चीज़ मूव नहीं की गई थी। इसका मतलब किलर या तो स्नेहल को जानता था या स्नेहल ने उसे खुद घर में आने दिया। दूसरा बड़ा क्लू ये था कि स्नेहल का नोकिया N72 मोबाइल फ़ोन मिसिंग था। जब फ़ोन कंपनी और IMEI ट्रैकिंग से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि फ़ोन मुंबई के फोर्ट एरिया में एक शॉपकीपर के पास बेचा गया था। फ़ोन रिकॉर्ड्स में एक और भी और चीज़ थी, एक ब्लैंक SMS जो मर्डर से पहले सेंड हुआ था। क्या ये किसी स्ट्रगल का हिंट था? क्या ये SMS स्नेहल ने भेजा था, या फिर ये फ़ोन किलर के हाथ में था या किलर हैंडल कर रहा था? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। पुलिस ने दोस्तों, रिश्तेदारों, नेबर्स सबको क्वेश्चंस किया, पूछताछ किया। सबसे प्रोमिनेंट सस्पिशन जिसमें घिरा वो था स्नेहल का क्लोज सर्कल, क्योंकि घर की प्लेसमेंट ऐसी थी कि बिना ट्रस्ट के कोई रूम तक पहुंच ही नहीं सकता था। इस सस्पिशन का सेंट्रल एक नाम था, हिरेन राठौड़, स्नेहल का बॉयफ्रेंड। इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि स्नेहल और हिरेन का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था और कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हुए थे। जब केस फ्रेश था, हिरेन US चला गया स्टडीज़ के लिए,
पर अप्रैल 2010 में जब वो इंडिया वापस आया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। चार्जेस आईपीसी 302 मर्डर और आईपीसी 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। हियरिंग से पॉलीग्राफ, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सब करवाया गया। स्नेहल के पेरेंट्स पर भी कुछ टेस्ट किए गए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एंगल लूज छोड़ा नहीं जा सकता था, पर इन सब के बाद भी कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। 2011 जनवरी में पुलिस ने कोर्ट को ही बोला कि उनके पास नो कॉन्क्रीट एविडेंस है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को अनसेटिस्फैक्ट्री कहा। स्लेयर का कोई ट्रेस, कोई फिजिकल एविडेंस, कोई डायरेक्ट विटनेस, कुछ भी नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और 2013 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक डिटेल आर्टिकल किया जिसमें लिखा गया था कि केस में इतने गैप्स है कि सच को पिन पॉइंट करना मुश्किल होता जा रहा था। 2022 में द प्रिंट ने रिपोर्ट किया कि 15 साल बाद भी केस अनसॉल्व है और कल्याण क्राइम ब्रांच के बाद कोई भी नया सॉलिड लीड नहीं है। कुछ ही दिनों में 2025 खत्म होने हैं, लेकिन आज भी स्नेहल का मर्डरर कौन है नहीं पता लगा। किसने उसका मर्डर किया आज तक कोई नहीं जानता। तो ये थी हमारी आज की कहानी कम मिस्ट्री केस। काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि स्नेहल का मर्डर किसने किया, क्यों किया, क्या राज है, कौन है वो जो स्नेहल के घर में दोपहर के समय में घुस आया था। आज 17 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इन सब का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो केस मैंने आपको नरेट की है ये टोटली रिसर्च बेस्ड है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।